स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2020 नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए हैं, तो ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आप 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के पेपर 1 की 10 इयर्स ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और उससे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैंने उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है, जिसमें हमने पेपर 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर्स हैं P1 वो सब सॉल्व किए हैं। आप उन वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आपकी प्रिपरेशन 100% हो सके और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 21। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिक्विड इज करेक्ट? लिक्विड के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन करेक्ट है? फिक्स शेप? नो, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। अगेन फिक्स शेप? नो फिक्स शेप? यस, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। फिक्स वॉल्यूम? यस, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो सी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। A mass of gas is trapped inside a cylinder by a moving piston. Okay, यहाँ गैस को ट्रैप कर दिया गया। As the piston moves in, the volume of the gas decreases, but the temperature stays the same. What happens to the gas pressure and why? तो स्टूडेंट्स, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो सी पार्ट करेक्ट है। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द पिस्टन। यस, मॉलिक्यूल्स जो हैं मोर फ्रीक्वेंटली पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे। इसी को तो कहते हैं हम कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रेशर जो है वो प्लेन्स पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। A plane mirror of vertical wall forms an image of the object placed in front of it. Which characteristic describe the image? तो प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज बनती है स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर से वी नो दैट जैसा कि हम देखते हैं रोज मिरर को, तो हम अपने आप को अपराइट सीधा ही देखते हैं मिरर में। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी, अगर आपकी इमेज अपराइट बन रही है तो 100% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, अपराइट नहीं बनती। तो जब हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि अपराइट है, तो वर्चुअल बन रही होती है। तो रियल तो बिल्कुल नहीं बन रही, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वर्चुअल यस, अपराइट यस, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं। हमारी जो इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही इमेज बनती है। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज करेक्ट? लाइट जो है वो एयर से ग्लास में इंटर हो रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव डिक्रीज? नो। देखिए, जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर हो रही है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। जस्ट एयर में स्पीड जो है लाइट की ज्यादा होती है, ग्लास में स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है, तो स्पीड में डिफरेंस आता है। द स्पीड ऑफ द लाइट वेव डिक्रीज, यस, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। स्पीड डिक्रीज हो जाती है जैसे लाइट एयर से ग्लास में इंटर होती है, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है स्टूडेंट्स, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस यूज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, which shows correct application for X-rays, ultraviolet light and microwaves। तो इनकी हमें एप्लीकेशंस बतानी है। एक्सरे की एप्लीकेशन मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज नहीं होती, यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ। किलिंग कैंसर सेल्स, यस, एक्सरेज को हम कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। मेडिकल इमेजिंग में भी यूज नहीं करते। स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट भी यूज नहीं करते। तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सरे को सिर्फ हम किलिंग कैंसर सेल्स में यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट का देख लेते हैं। स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, गैस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स को हम सैटेलाइट टेलीविजन के लिए यूज करते हैं। गैस बिल्कुल ठीक, तो बी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। वेयर डज साउंड ट्रैवल द फास्टर? तो साउंड कहाँ ज्यादा फास्ट मूव करेगा? इन वैक्यूम? वैक्यूम में साउंड मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड जो है मैकेनिकल वेव्स हैं। इन गैसेस? नो। लिक्विड? सॉलिड? सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्टली जो है साउंड मूव करता है, तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। A scientific research boat uses pulses of ultrasound to detect fish underneath it. Okay, a pulse of ultrasound is bounced from the group of fish 6,000 meter directly below the boat. Okay,
The next pulse is sent out 2 seconds after the echo from the previous pulse has been received. The speed of the ultrasound in water is 1500 meter per second. What is the interval between the two pulses? स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक पोर्ट बना देता हूँ। ये पोर्ट है फॉर एग्जांपल। होता क्या है कि हम एक पल्स को सेंड करते हैं, फिर जो नेक्स्ट पल्स सेंड करते हैं उसमें 2 सेकंड्स का जो है डिफरेंस है। यहाँ पर टाइम देखने, टाइम 2 सेकंड्स का इंटरवल है। तो 2 सेकंड्स के बाद यानी कि मैं यहाँ बनाता हूँ कि ये 2 सेकंड्स पास हुए, टाइम के 2 सेकंड के बाद हमने एक पल्स को सेंड किया। पल्स जो है वो फिश के पास गई, वहां से टकरा कर बाउंस बैक हुई। तो हमने बताना है कि ये जो यानी कि यहाँ से पहली पल्स वापस आई थी ना, ये वाली, ये एक पल्स वापस आई ये वाली, और फिर 2 सेकंड का डिफरेंस है। तो उसने बताया कि ये एक पल्स रिसीव हुई है, फिर ये पल्स रिसीव हुई है। तो ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ से लेकर यानी कि 2 पल्सेस के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हमें पता चल गया कि ये 2 सेकंड, यहाँ तक तो टाइम 2 सेकंड्स है। तो ये 2 सेकंड्स तो हमें पता चल गया ये 2 सेकंड। अब ये वाला इंटरवल कितना है ये हमने फाइंड करना है। तो ये इंटरवल वो है जिसमें पल्स जाती है, फिश से बाउंस बैक होती है और वापस आती है। तो यानी ये टाइम आ गया उस एक वेव का जाने का और आने का, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि वेव जो है वो यहाँ से बोर्ड से लेकर 6000 मीटर, ये डिस्टेंस जो है उसने बता दिया कि 6000 मीटर नीचे है फिश। तो 6000 मीटर कितने सेकंड्स में साउंड ट्रेवल करती है अल्ट्रासाउंड, वो हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास 6000 मीटर है। ओके, ये 6006 है। एंड स्पीड हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमने कैलकुलेट करना है। वी नो दैट t इज इक्वल टू होता है s ओवर v। तो s हमारे पास 6000 है एंड v हमारे पास 1500 है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो स्टूडेंट्स ये 4 सेकंड्स में ये वेव जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचती है, 6000 मीटर तक नीचे पहुंच जाती है। ये 4 सेकंड्स लगते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जाने में 4 सेकंड लग रहे हैं तो वापस आने में भी कितने होंगे, 4 सेकंड्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 सेकंड प्लस 2 सेकंड ये वाले, तो टोटल 10 सेकंड्स टाइम में हमारे पास सेकंड पल्स आएगी। यानी कि एक पल्स रिसीव होने के बाद जो सेकंड पल्स है वो 10 सेकंड्स टाइम लेटर होगी। तो डी पार्ट करेक्ट होगा, 10 सेकंड्स के बाद जो है वो पल्स रिसीव होगी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब अल्ट्रासाउंड, कौन सी रो जो है वो अल्ट्रासाउंड को डिस्क्राइब कर रही है। टाइप ऑफ वेव लॉन्गिट्यूडनल, यस अल्ट्रासाउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही है। लेस देन 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो उसी को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डेफिनेशन ये अल्ट्रासाउंड की। तो ए पार्ट तो करेक्ट नहीं है। बी में लॉन्गिट्यूडनल्स एंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, यस तो बी पार्ट ही करेक्ट है, क्योंकि बाकी दोनों पार्ट्स में उसने ट्रांसफर वेव कहा है जो कि साउंड नहीं होती, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्टोर्ड इन बैटरी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। बैटरी में क्या स्टोर होता है स्टूडेंट्स, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर होने की वजह से वो चार्जेस को मूव करवाती है जिसे हम करंट कहते हैं। तो ये नहीं समझना कि बैटरी में करंट स्टोर होता है, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी चार्जेस को मूव करवाती है। तो जब चार्जेस मूव करते हैं उसे हम करंट कहते हैं। तो एनर्जी स्टोर होती है और वी नो दैट एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ कार बैटरी डिलीवर्स 150 किलो कॉलम टू अ सर्किट बिफोर इट नीड्स रिचार्जिंग। Two headlamps connected in parallel to battery are switched on. There is a current of 4 ampere in each lamp. How much time passes before the battery needs recharging? तो कितना टाइम के बाद बैटरी को रिचार्ज करना होगा, यानी कितनी देर में ये चार्ज खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लैंप्स हैं। पहले मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। एक हमारे पास ये लैंप है एंड सेकंड हमारे पास ये लैंप है। ओके, तो इन दोनों लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। यहाँ बैटरी है जो कि 150 किलो कॉलम्स जो है चार्ज प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो अब हमने देखना है कितनी टाइम में ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं कि 4 करंट ये लैंप ले रहा है और 4 करंट ये एम्पेयर ले रहा है, ये लैंप ले रहा है। तो टोटल जो है सर्किट 8 एम्पेयर करंट जो है एट ए टाइम ले रहा है और बैटरी के पास जो चार्जेस है 150 किलो कॉलम्स है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइम में ये हमारे पास चार्जेस खत्म होंगे। तो वी नो दैट जो T होता है वो है Q ओवर I, I इक्वल टू Q ओवर T फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। चार्ज हमारे पास 150 किलो, तो किलो को खत्म करेंगे तो 1000 आ जाएगा और करंट हमारे पास है वो सर्किट 8 एम्पेयर करंट ले रहा है।
तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। साथ साथ में सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ कि डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा 18.750 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में है। यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स में है, तो हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18750 डिवाइडेड बाय 60 एंड 60 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे ना, 1 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड मिनट्स में कन्वर्ट हो गए, अनदर टाइम 60 से डिवाइड करेंगे तो जो मिनट्स हैं वो आवर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आवर्स में आना चाहिए। तो 5.2 आवर्स आंसर आ रहा है। इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स के सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमने आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें 2021 के जून और नवंबर दोनों पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है आपको, और 2021 एंड 2022 का भी हमने मई जून और अक्टूबर नवंबर का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम पेपर 2 की तरफ चलेंगे। P2 में जितने भी पेपर्स हैं 2010 से लेकर 2022 तक इंशाल्लाह उन सबके सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके पेपर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। 3 आइडेंटिकल लैंप्स एंड 3 एमिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन। यहाँ पर 3 एमिटर्स शो किए गए हमें और 3 लैंप शो किए गए। The reading on the emitters are I1, I2 and I3. How are the readings are related? Students, we know that according to Ohm's law V is equal to IR होता है अगर V constant हो, यानी कि यहाँ पूरे सर्किट में हमने वोल्टेज एक जैसे रखे हैं तो जो I और R है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो I is inversely proportional to R आ जाता है, यानी कि जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है वहाँ करंट कम होगा। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे ज्यादा करंट जो है वो इस एमीटर के पास होगा I1 ग्रेटर होगा I2 से, ओके और उसके बाद I3 से भी ग्रेटर होगा, और उसके बाद जो I2 है उसमें देखें 1 रेजिस्टेंस है और I3 जो एमीटर है उसके आगे जो है 2 रेजिस्टेंस है। इट्स मीन कि जो कम रेजिस्टेंस है तो I2 ग्रेटर होगा और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो I3 जो है वो सबसे कम होगा, और यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस है तो I1 सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं, I1 सबसे ज्यादा है, फिर I2 है, फिर I3 है, तो यही एक अरेंजमेंट बन रही है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। A thermistor and light dependent resistance LDR are connected in series. A potential difference 6 volt is applied across them as shown. The thermistor has a resistance of 6000 ohm in the cold room and 1000 ohm in the warm room. The LDR has a resistance of 2000 ohm in the dim light and 500 ohm in the bright light. When is the potential across the LDR equal to 2 volt? तो जो LDR है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यही इन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ 2 है तो थर्मिस्टर का जो वोल्टेज है वो उस वक्त 4 वोल्ट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये रेशो जो है वो कहाँ आ रही है। वी नो दैट इन दोनों में, क्योंकि ये सीरीज में कंपोनेंट अटैच है, दोनों में करंट जो है वो सेम होगा, I1 इज इक्वल टू I2। तो वी नो दैट I किसके इक्वल होता है, I इक्वल होता है V ओवर R, तो V1 ओवर R1 इज इक्वल टू होगा V2 ओवर R2। तो हमने देखना है कि अब ये दोनों इक्वल कब होते हैं, यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लेना है रेजिस्टेंस का। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर आप देखें कि जो LDR है इसके वोल्टेज कम है, और वी नो दैट के जो वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस के। वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, वोल्टेज कम तो रेजिस्टेंस भी कम। यहाँ वोल्टेज कम है तो इट्स मीन कि LDR की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, तो LDR की हम कम रेजिस्टेंस 500 ले लेते हैं। तो ये जो है कंपोनेंट 1 है, इसे कंपोनेंट 1 कहता हूँ मैं और इसे कंपोनेंट 2 कहता हूँ। तो जो LDR है इसकी वोल्टेज 2 ओहम है और रेजिस्टेंस मैं लेता हूँ 500, ओके। तो जो वोल्टेज 2 है ये 4 ओहम है, 4 वोल्ट है, सॉरी ओहम कह रहा हूँ मैं, कैसी मिस्टेक कर रहा हूँ, 4 वोल्ट है। और R2 हमने कैलकुलेट करना है कि R2 कितना होगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इजीली। तो आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 एंड R2 500 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 1000। तो R2 जो आपकी वो 1000 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो R2 1000 है वो वार्म रूम में होती है। इट्स मीन के अगर रूम में ब्राइटनेस लाइट ज्यादा हो और जो रूम है वो वार्म हो तो हमारे पास जो वोल्टेज की डिवीजन है वो 4 और 2 ओम की होगी। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस, हमारे पास क्या, कोल्ड रूम, नो, हमें वार्म रूम चाहिए, तो वार्म रूम ऑप्शन 3 है, एंड ब्राइट लाइट, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं।
240 volt main circuit contains 8 60 watt lamps in parallel. At the time when the lamps are switched on, the filaments are cold and the current is 4 times as larger as final steady current in the circuit. What is the initial current supplied by the mains? तो initial current कितना प्रोवाइड किया जाएगा इस बैटरी की तरफ से? तो स्टूडेंट्स बैटरी हमारे पास 240 वोल्ट की है, पावर उसकी 60 वॉट है, तो हमने देखना है कि वो करंट एट मूवमेंट कितना प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, एक लैंप को नॉर्मल मोड में, अभी हम इनिशियल मोड में 4 टाइम्स ज्यादा चाहिए होता है, वो नहीं अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होती है वी आई, यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है आई करंट, तो करंट इक्वल होगा पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। तो पावर हमारे पास है 60 वॉट लैंप की और वोल्टेज जो है वो 240 है, तो एक जो लैंप को करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें वो कितना करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाई 240, तो आ जाएगा 0.25 एम्पेयर। स्टूडेंट ये नॉर्मल मोड में एक लैंप को प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल मोड में उसने पूछा है इनिशियल मोड में कितना करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इनिशियल मोड में जो करंट है वो 4 टाइम्स ग्रेटर होता है इससे। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि आपको इनिशियली 1 एम्पेयर करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 लैंप को, जो कि ज्यादा होता है इनिशियली। तो हमारे पास टोटल लैंप कितने हैं, टोटल 8 लैंप्स हैं कनेक्टेड हमने किए। इट्स मीन के टोटल करंट जो प्रोवाइड करना पड़ेगा इनिशियली मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 8 एम्पेयर करना पड़ेगा, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। What is used with a magnet to create an induced electromagnetic force in a simple AC generator? तो स्टूडेंट्स एसी जनरेटर के साथ हमने करंट को इंड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करनी है, तो मैग्नेट हमारे पास है। अगर मैग्नेट है तो वी नो दैट कि अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल हो, ये हमारे पास साउथ पोल हो, एक मैग्नेट है, तो इसके दरमियान में अगर एक कॉइल को रोटेट किया जाए तो करंट यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, तो यानी हमें कॉइल चाहिए, तो कॉइल ऑफ अ वायर बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। व्हाट चेंजेस काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कार? नो, कार तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फायर? नो। इलेक्ट्रिक मोटर ये भी करंट को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। विंड टरबाइन? यस, विंड टरबाइन जब विंड जो है टरबाइन को मूव करवाती है तो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज 4800 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल एंड 480 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल. The primary coil is connected to 240 volt AC supply. The secondary coil is connected to a lamp. How does the output current in the lamp compare with the input current? Output current और input current को किस तरह हम compare कर सकते हैं? Higher frequency AC. स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता ही नहीं है, वो जस्ट वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन को तो निकाल दें आप। करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी करंट को एसी में ही रखता है, वो डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, तो सी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। डी है द सेम फ्रीक्वेंसी एसी, यस, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, वो तंग नहीं करता फ्रीक्वेंसी को, जस्ट वोल्टेज को तंग करता है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। वोल्टेज वाला ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट नहीं होगी, तो सेम। Question number 37 है, a cathode ray oscilloscope with the Y gain set as 2 volt divisions. ये जो 1 division है ये 2 volt voltage को जो है represent कर रहा है. Is connected to a generator. Which row describes the signal from the generator and its amplitude? कौन सी रोज है सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही है? सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमने बताना है। स्टूडेंट्स देखें, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, तो ये 1 डिवीजन एंड हाफ डिवीजन, तो 1 डिवीजन में 2 वोल्ट होते हैं और हाफ डिवीजन में कितना वोल्ट होंगे? 1, तो 2 एंड 1 कितने हो जाएंगे? टोटल 3, तो 3 वोल्टेज जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड प्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये जो सिग्नल है ये एसी है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है, तो जो डीसी होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता भी नहीं, तो सिग्नल एसी है एंड 3 वोल्टेज का इसका एम्पलीट्यूड है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। A potential divisor uses a power supply of voltage 12 volt and a resistance or X and Y initially have equal. The resistance of X is half. What is the change in the output voltage? तो output voltage में कितना चेंज आएगा स्टूडेंट्स? पहले X और Y की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है,
अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है इट्स मीन ये जो वोल्टेज है हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी 6 वोल्ट डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर भी 6, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है दोनों की, तो वोल्टेज सेम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब उसने क्या किया कि जो x की रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गई, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है x की वो हो जाएगी हाफ। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गई है तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, तो अगर करंट जो है वो सेम रखे तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रही है तो यहाँ वोल्टेज भी हाफ हो जाएंगे, यानी कि अब जो न्यू वोल्टेज यहाँ पर वो 3 वोल्ट है, तो वो जो 3 वोल्ट यहाँ पर कम हुए वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो 3 वोल्ट ऐड हुए टोटल कितने हो जाएंगे 9 वोल्ट, तो यहाँ पर रेटिंग 9 वोल्ट की आ जाएगी। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज कितने हुए उसने पूछा, वो 3 वोल्ट प्लस इंक्रीज हुए, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव की वो टाइम होता है जिसमें वो रेडियोएक्टिव जितनी अमाउंट है उससे हाफ अमाउंट में रह जाए, यानी कि 1 kg है तो हाफ kg रह जाए, तो जितने टाइम में वो हाफ kg होगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, हाफ ऑफ द टाइम इट टेक फॉर 1 एटम टू डिके। नो, 1 एटम डिके होने की नहीं हाफ लाइफ होती, हाफ लाइफ होती है जितने अमाउंट में टोटल सब्सटेंस है, 1 kg है तो 1 kg से हाफ kg रहने में जितना टाइम लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी। बी ऑप्शन है, हाफ ऑफ द टाइम टेकन फॉर ऑल द एटम्स इन अ सैंपल टू डिके। नो, ऑल एटम डिके नहीं होंगे, हाफ एटम डिके होंगे। सी है, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द एटम्स इन द सैंपल टू डिके। ओके, तो यानी कि हाफ एटम्स उस सैंपल के जितने टाइम में डिके होंगे वो उसकी हाफ लाइफ होगी, तो सी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। व्हिच रो शोज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रल एटम्स विद द न्यूक्लियस नंबर ऑफ 9। तो न्यूक्लियन नंबर 9 किस एटम का है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं, दोनों मिलकर 9 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने 4 बताए हैं जो कि बिल्कुल गलत है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा ही है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। 4 + 5 9, न्यूक्लियन नंबर 9 हो गया और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो एटम न्यूट्रल भी हो गया, तो इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है और हमारा 2020 के पेपर्स मई जून एंड अक्टूबर नवंबर दोनों हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करें और पेपर का सॉल्यूशन देखें ताकि आपकी P1 की प्रिपरेशन 100% हो सके। स्टूडेंट, ये मेरा चैलेंज है, अगर आप जस्ट ये 10 इयर्स ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन ही देखें, इनको सॉल्व कर ले तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी P1 की, क्योंकि मोस्टली पेपर्स, अगर आप ये वीडियोस देखें तो मोस्टली पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में हर पेपर में वो रिपीट हो रहे हैं, तो यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ अगर थोड़ी सी चेंजिंग आ भी जाती है तो वैल्यूज को थोड़ा सा अप डाउन कर दिया जाता है, वरना मोस्टली यही कुछ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।